हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि हमारा ये जो सीरीज चल रहा है और सोशल साइंस एसएसटी का जो हमारा सीरीज चल रहा है, ये आज वीडियो नंबर 3 है। और इससे पहले हमने 2 वीडियो में 25 क्वेश्चन करके, मतलब कि हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। और अभी तक जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और आप हमारे प्रोफाइल पर जा करके चैनल पर, वहाँ पर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा ऊपर ही, वहाँ से आप भी देख सकते हैं, ठीक है। और ये वही PYQ है जो DSSB में ऑलरेडी आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए अपने पॉइंट पर आते हैं और स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सबको आज पता ही होगा कि आज हमारा 51 नंबर क्वेश्चन है और आप सबको हमने बोला भी था कि इसका आंसर बताने को, और फर्स्ट नंबर का मैंने बोला था, तो आई होप आपने कमेंट किया होगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण धातु कर्म उद्योग है, ठीक है। इसमें ये पूछा, शीशा है, एल्यूमिनियम है, तांबा है, जस्ता है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 आपका है ये एल्यूमिनियम, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है आज का? सेकंड क्वेश्चन। और थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ, ज़्यादा जूम हो गया है जिसकी वजह से। यहाँ पर देखिए पूछा क्या है, एक बार मैं पहले थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। यहाँ पर पूछा है अहमदाबाद वडोदरा उद्योग क्षेत्र से कौन सा करेक्ट है, ये पूछा है। करेक्ट कथन किससे? अहमदाबाद वडोदरा, ठीक है, और इंडस्ट्रियल रीजन, ठीक है। यहाँ पर चलिए ये 2 ऑप्शन आपका कथन यहाँ पर दिया है और हिंदी वालों का भी दिख रहा होगा। फर्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है, यह देश का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है, कौन सा? अहमदाबाद वडोदरा उद्योग। और दूसरा क्या है? सूरत रेशम टेक्सटाइल और हीरे की कटिंग के लिए जानी जाती है। इसमें कौन सा कथन सही है? ये दोनों सही है, ठीक है। फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी आपका सही है। मतलब कि देश का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग क्षेत्र है, और दूसरा जो पॉइंट है रेशम, सूरत रेशम टेक्सटाइल, ठीक है, इसके लिए भी जाना जाता है, हीरे की कटिंग के लिए भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये सब क्वेश्चन लास्ट प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, और आपने देखा होगा कि प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, इसी वजह से हमने ये सीरीज स्टार्ट किया आप सबके कहने पर। तो आप सभी, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। झूम खेती विधि, ये बहुत, झूम खेती, घुमक्कड़ खेती, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है। भारत के किस हिस्से के साथ जुड़ी हुई है? किस हिस्से के साथ जुड़ी हुई है? उत्तर पूर्व के, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर क्या है? दक्षिण पूर्व, रॉन्ग। दक्षिण पश्चिम, रॉन्ग। उत्तर पश्चिम, रॉन्ग, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है, कौन सा? उत्तर पूर्व, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आज का है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 1 मिनट, आते हैं अपने पॉइंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये यहाँ पर, आई होप आपको दिख रहा होगा पूरा क्लियर, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि एक फसल रबी की फसल नहीं है, ठीक है, नॉट ए रबी क्रॉप, ठीक है। कौन कौन सा है? गेहूँ, ग्राम और अलसी की बीज, मक्का। इसमें से कौन सा फसल रबी का फसल नहीं है? मक्का, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, रबी का फसल, खरीफ का फसल, आप एक बार कमेंट करके पूरा मुझे लिख करके बता देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो मैं बोलता हूँ, इस वजह से बोलता हूँ कि आप सबका वो इम्पोर्टेंट है लिखने के लिए। जो मैं कमेंट में कहता हूँ कि आप लिख करके बता दीजिए, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी पूछ रहा हूँ, वो बहुत कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट रहता है, तभी मैं बोलता हूँ, ठीक है। जैसे आपने देखा कि रबी का फसल आया, हो सकता है अगली बार खरीफ का फसल आ जाए, जायद का फसल आ जाए, ठीक है। तो इसलिए निम्नलिखित भौगोलिक परिस्थिति में से कौन सी है चाय की खेती के लिए आवश्यक, ठीक है। परिस्थितियों में से कौन सी है चाय की खेती के लिए? देखिए यहाँ पर थोड़ा सा सेंटेंस आप है, मतलब चाय की खेती के लिए कौन सी भौगोलिक परिस्थिति आवश्यक है, ये पूछा है, ठीक है। नंबर पहला, चाय का पौधा उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में अच्छी तरह से बढ़ता है। नंबर दूसरा जो हमारा है, इसे एक
सुअपवहित उपजाऊ मृदा जिसमें धरण और कार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा में होते हैं की आवश्यकता होती है। ये दोनों आपका सही है, मतलब कि फर्स्ट एंड सेकंड बोथ सही है, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, आई होप आपने देख लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मतलब का, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस दक्षिण एशियाई देश में सबसे बड़ा दूर संचार नेटवर्क है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। कौन कौन सा इसमें ऑप्शन दिया है, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। ठीक है, लार्जेस्ट यहाँ पर पूछा है, लार्जेस्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है, मतलब सबसे बड़ा दूरसंचार नेटवर्क किसका है, भारत का है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 57, आई होप आपको दिख रहा होगा। ऑप्शन आपको ये सेम ही है, ठीक है, हिंदी में भी सेम ही है, तो आप यहाँ से देख लीजिएगा ऑप्शन, क्योंकि नीचे है, नहीं तो क्वेश्चन आपका कट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। नंबर पहला कोझिकोड हवाई अड्डा कालीकट में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा अहमदाबाद में है। कौन कौन सा इसमें सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें सही है, तीनों। ठीक है, मतलब कि पहला एंड दूसरा बोथ करेक्ट। ठीक है, वेरी बोथ करेक्ट है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आज का 8th क्वेश्चन हमारा ये है जी। देखिए यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2004 की सुमात्रा सुनामी से प्रभावित नहीं हुआ था। ठीक है, 2004 की ये सुमात्रा सुनामी, ठीक है, ये इससे प्रभावित नहीं होता। कौन था, अफगानिस्तान था। भारत भी प्रभावित हुआ था, थाईलैंड भी प्रभावित हुआ था, श्रीलंका भी हुआ था। ठीक है, थाईलैंड भी हुआ था, अफगानिस्तान नहीं हुआ था। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, नहीं, मतलब निगेटिव वाला पूछा है, तो इसमें अफगानिस्तान है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अच्छा, इस बार आप सब एक चीज़ और देख लीजिएगा, आप सब जो रिवर जितने हैं ना, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जितने भी रिवर है, ठीक है, ये इन सब का एक बार जरूर देख लीजिएगा कि वो भी खासकर जो पाकिस्तान में जाते हैं वो सब। ठीक है, क्योंकि आप सबका सेम टू सेम वही क्वेश्चन बन सकता है सॉरी। चलिए यहाँ पर देखते हैं जो आज का हमारा फर्स्ट ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं मतलब 9th क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव प्रेरित आपदा नहीं है। ठीक है, मानव मतलब जिसके द्वारा जो मानव क्रिएट नहीं कर पाता, ऐसी कौन सी आपदा नहीं है। ठीक है, निगेटिव इसमें पूछा है। परमाणु युद्ध, त्वरित मृदा अपरदन, दोनों ही मानव प्रेरित आपदा नहीं है। ठीक है, दोनों, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो ऑप्शन है सॉरी जी, देखिए आज का ये हमारा जो इसमें सेट है, सामान्य अर्थ के अनुसार आपदा जोखिम को ... मतलब रिक्त स्थान के रूप में परिभाषित किया जाता है किसके, जोखिम भेद्यता के नाम पर। ठीक है, के रूप में आपदा जोखिम जो है उसे जोखिम भेद्यता के नाम पर प्रभावित किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है, 61 क्या है, आप सब पढ़ पा रहे होंगे कि आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन के आपदा के बाद के चरण में 3 R यहाँ पर चरण शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन नहीं सही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए रिव्यू, रिऑर्गनाइज और रिफाइनमेंट। ठीक है, और रिजर्व, रिकंसल्टेंट, रिव्यू और रिलीफ, रिव्यू, रिकॉर्ड, रिलीफ, रिकवरी और रिहेबिलिटेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62, आज का हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है ये।
चलिए यहाँ पर आ जाते हैं, हिंदी शो ऑफ कर देते हैं पूरा। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भारत सरकार द्वारा यहाँ पर रिक्त स्थान में की जाती है, और बुवाई के मौसम के शुरुआत में, कटाई के मौसम के अंत में नहीं किया जाता, पहले ही किया जाता है। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 63। पश्चिम बंगाल में एक परिचालक विशेष आर्थिक क्षेत्र JSEZ मुख्यालय है, ठीक है। कहाँ पर है? फाल्टा में है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 64 नंबर क्वेश्चन। आई होप आपको दिख रहा होगा पूरा, चारों ऑप्शन हिंदी इंग्लिश दोनों, ठीक है। हिंदी वालों का थोड़ा सा नीचे दिख रहा होगा, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और अविकसित देश की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही है? पूंजी निर्माण की निम्न दर, श्रम का कम उपयोग। इसमें से किसमें अविकसित देश का विशेषता पूछा है? दोनों सही है, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। दोनों आपका करेक्ट है, मतलब कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट है। पूंजी निर्माण की निम्न दर रहता है और श्रम का कम उपयोग रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 65, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, पूरा हिंदी में लेकर चले आते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 65, और आर्थिक विकास के संरचनावादी दृष्टिकोण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? नंबर पहला, आर्थिक विकास एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में श्रम की आवाजाही के कारण होता है और अर्थव्यवस्था की संरचना में बदलाव के लिए महत्व पर बल देता है। कौन सा कथन सही है? किसके? आर्थिक विकास की संरचनावादी दृष्टि, मतलब कि इसमें केवल पहला आपका, दूसरा सही है, ठीक है। ये आर्थिक विकास एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में श्रम की आवाजाही के कारण होता है, गलत, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। और यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी तुरंत कर लीजिए, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। बार बार मैं कह नहीं रहा हूँ क्योंकि हमारा क्वेश्चन पर फोकस है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा मैं इसको डाउन कर देता हूँ, पूरा हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिखेगा जी। देखिए क्या लिखा है, एक अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र को भी कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 औद्योगिक इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। आल्सो कॉल्ड द इंडस्ट्रियल सेक्टर, औद्योगिक क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 67, और स्थिर बाजार दर है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को रात भर के लिए तरलता प्रदान करता है, उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, रेपो दर। किसे रेपो दर कहा जाता है? तरलता प्रदान करता है रात भर के लिए, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? रेपो दर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा होगा उसको रोक करके वीडियो को आप पहले उसको पढ़ लीजिएगा, उसको नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। कहीं पर जो आपको ऐसा लगता है कि आप भूल जाओगे या फिर कुछ भी, ठीक है, उसको आप नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार का साधन है? ठीक है, ट्रेजरी बिल और प्रमाण पत्र जमा कौन सा है? दोनों है। मुद्रा बाजार का साधन है, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपको दिख रहा होगा हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, ठीक है। जब भी आरबीआई क्रेडिट के विस्तार पर रोक लगाना चाहता है तो वह नगद आरक्षित अनुपात रिक्त स्थान देता है। क्या देता है? ज़्यादा कर देता है, ठीक है। रोक लगाना चाहता है तो वो ज़्यादा कर लगा देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है आज का, और ये थोड़ा सा लॉन्ग है तो इसको केवल हिंदी में कर देते हैं, क्योंकि हिंदी में क्या होता है, जो इंग्लिश वाले बच्चे होते हैं वो भी हिंदी समझ जाते हैं, ठीक है, बट जो हिंदी वाले होते हैं वो उतना अच्छे से उसका मीनिंग नहीं समझ पाते, इस वजह से प्रेफरेंस हिंदी में रहता है, ठीक है, इसी वजह से करता हूँ। भारत में बैंक जमा के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? निगेटिव पूछा है, ठीक है। नंबर पहला,
चालू जमा राशियों पर कोई ब्याज दर नहीं लगता। और रैंकिंग डिपॉजिट की अवधि 7 दिन से लेकर 12 महीने तक कुछ भी हो सकता है। बैंकों को विभिन्न परिपक्वता के सावधिक जमाओं के लिए अपनी ब्याज दर निर्धारित करने की अनुमति होती है। और नंबर 4 क्या है, बचत बैंक खातों पर ब्याज भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है। निगेटिव कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2, मतलब ऑप्शन नंबर ये सेकंड गलत है, बाकी ये तीनों आपका ऑप्शन सही है। फर्स्ट भी सही है, थर्ड भी सही है, फोर्थ भी सही है, आपका सेकंड रॉन्ग है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट 5th क्वेश्चन ये है आज का। अब देखिए यहाँ पर आ गया है आप सबका पॉलिटी से रिलेटेड भी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दंडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपील अधिकारिता से संबंधित है? कौन सा? 143, 158, 147, 134, अनुच्छेद नंबर 134, मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए हिंदी एंड इंग्लिश बोथ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। आई होप अब आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूचियों में केंद्र और राज्य सरकार के बीच विधायी शक्तियों का विभाजित निर्धारित किया? किसमें? 7वीं सूची में। अच्छा, 12 सूची हैं, इसको जरूर आप पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन सा है। ठीक है, 1st से लेकर के 12 तक, और यहाँ पर 8th से लेकर के 12 तक किस संविधान संशोधन से, जैसे 8th, 9th, 10th, 11th, ठीक है, ये 12th, यहाँ से 9th से करिएगा। ठीक है, 9th से लेकर के 12th तक आपका किस संविधान संशोधन से वो परिवर्तन किया गया है या शामिल किया गया है? ठीक है, ये जरूर आप याद कर लीजिए, क्योंकि 12 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपका आना फिक्स है, ये आप लिख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियों के विभाजन के संदर्भ में संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से एक नहीं है? संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, ये सामान्य सूची नहीं है। ठीक है, ये देखिए बहुत सिंपल है, आप जब 12 अनुसूची पढ़ेंगे ना तो उसमें जो विषयों का विभाजन हुआ है उसमें आप साफ साफ पढ़ लेंगे, और ये सारी चीज़ें तो बहुत ही मतलब सिंपल है। ठीक है, तो वही है ना कि कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं, तो यही सारी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में राज्य स्तर पर सरकार का संस्थान प्रमुख होता है? मुख्यमंत्री का, राष्ट्रपति का, राज्यपाल का, प्रधानमंत्री का? यहाँ पर भारत में राज्य स्तर पर सरकार का संस्था प्रमुख होता है किसका? राज्यपाल का। ठीक है, ये प्रधानमंत्री तो राज्य स्तर पर प्रमुख नहीं होते, राष्ट्रपति भी नहीं होते, मुख्यमंत्री और राज्यपाल में होते हैं कोई, तो कौन होता है? राज्यपाल, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75। आपने देखा होगा कि पूरा आज हो गया, 25 क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, और थोड़ा सा आप सब सपोर्ट करिए, और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि वीडियो आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र के लोगों की आकांक्षाओं को साकार करने के लिए रिक्त स्थान यहाँ पर है। सबसे महत्वपूर्ण साधन है मंत्रियों, राजनीतिक समूह, चुनाव या निर्दलीय उम्मीदवार। कौन है? चुनाव है। ठीक है, मंत्रियों से कुछ नहीं होने वाला है, राजनीतिक समूह से भी कुछ नहीं होने वाला है, और निर्दलीय उम्मीदवार। चुनाव होगा तभी आप अपने मताधिकार दे करके और अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको चूज कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। 25 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया, और आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह सीरीज आपको कैसा लग रहा है। और 2 वीडियो ऑलरेडी हो चुका है जो कि ऑलरेडी इसी तरह PYQs है, और फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ये भी बताया है कि कैसे आप सबको पढ़ना भी है। और अभी तक यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और आप हमारे चैनल पर जाएंगे प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर। ठीक है, तो वहीं पर आपको एक मिल जाएगा TSSB, TGT, SST, PYQs। ठीक है, तो वहाँ पर आपको देख लीजिएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 25 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।